बैक टू कैंडिडेट्सकेप। सो जैसा कि आप सब में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एक ट्रैवल व्लॉग के लिए, फाइनली हमने सोचा अपने व्यूअर्स को ये गिफ्ट भी दे दिया जाए। तो है वी आर विद कैंडिडेट्सकेप्स फर्स्ट एवर सोलो व्लॉग, जो है सरपास ट्रैक की। अब जो ट्रैकिंग करते रहते हैं उनको तो इस ट्रैक के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा ही, बट जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, डोंट वरी, हम है ना। तो सबसे पहले आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि ये मेरा पहला सोलो ट्रैक है, तो मैं कौन सी लोकेशन चूज करूं और उसको कैसे प्लान आउट करूं। बट मैं एक चीज़ के बारे में श्योर थी कि मुझे अपनी पहली सोलो पे वेकेशनिंग तो नहीं करनी। इनफैक्ट कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो थ्रिलिंग, एडवेंचरस, टायरिंग एंड येट वर्थवाइल हो। एंड सिंस अभी तक मैंने 2-3 ही ट्रैक किए हैं इंक्लूडिंग केदारनाथ, एंड मैं कुछ बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कोई मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी वाला ट्रैक ही चूज करना चाहिए एंड नॉट समथिंग रियली रियली डिफिकल्ट। तो आई चोज सरपास ट्रैक। अब इस ट्रैक का बजट क्या था, मैंने कहाँ से बुक किया, इन सब चीज़ों की डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। चलिए देखते हैं कैसा रहा मेरे इस फर्स्ट सोलो ट्रैक का एक्सपीरियंस। तो मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई 13 जून की रात से एंड मैं निकल पड़ी मजनू का टीला बस स्टैंड की तरफ। नोएडा से तकरीबन 1 घंटे की मेट्रो जर्नी पूरी करके मैं पहुंची मजनू का टीला एंड वहां से मैंने लक्ष्मी बस बोर्ड कर ली। थैंक गॉड मैं जिस ट्रैवल एजेंसी के बंदे से कोऑर्डिनेट कर रही थी वो काफी रिस्पॉन्सिव था एंड उसने मुझे टाइमली बस की डिटेल्स भी दे दी थी। एंड ही ऑल्सो चेक्ड अपॉन मी कि मैं टाइम से बस स्टैंड पहुंची या नहीं। सो दैट वाज अ गुड थिंग। अदरवाइज कई ट्रैवल कंपनीज के एजेंट्स इस मामले में काफी ढीले होते हैं एंड इट बिकम्स अ ह्यूज इनकन्वीनियंस एट दैट वेरी मोमेंट। तो बस में मैंने आराम से मस्त फर्स्ट सीट पे बैठ के पैर ऊपर करके ओवरनाइट ट्रैवल किया एंड मेरे साइड में बैठी एक लड़की से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। सो टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। इसके बाद सुबह सुबह जैसे ही आँख खुली, पार्वती रिवर और पहाड़ों के नज़ारों से सारी ओवरनाइट जर्नी की थकानी चली गई। फिर हमने साइड में थोड़ी देर रुक के पहाड़, नदी और गरम गरम चाय के मजे लिए एंड देन हमें दिखा ये सुंदर पाइन ट्रीज से कवर्ड रास्ता जो सुबह सुबह काफी सुंदर लग रहा था। बस स्टॉप से थोड़ा पहले उतर के मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ी, जो था हिमट्रैक स्टेज। यहाँ आके मुझे पता चला कि एक्चुअली ये सारा ट्रैक हिमट्रैक ऑर्गेनाइज करता है एंड जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था वो मे बी हिमट्रैक की एजेंट कंपनी होगी जो बुकिंग्स वगैरह से डील करती होगी। देन आई गॉट फ्रेशन अप एंड ऑल रेडी फॉर माई ट्रैक। काउंटर से मुझे जो एसेंशियल आइटम्स लगे वो मैंने परचेज कर लिए, जैसे कि ट्रैक पोल एंड शूज, बिकॉज अपेरेंटली माई शूज वर नॉट फिट इनफ फॉर द काइंड ऑफ ट्रैक आई वाज गोइंग टू एक्सपीरियंस। मेरी पहले ही दिन एक दोस्त बन गई जो मेरी ही तरह मुंबई से सोलो ट्रैक पे आई हुई थी एंड वी इंस्टेंटली वाइब्ड। जनरली ऐसे ट्रैक्स के लिए बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, बट उस दिन हम बस 6 लोग थे एक ग्रुप में, which wasn't such a bad deal to be honest, क्योंकि कई बार कम लोगों में ज्यादा फन होता है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अब हम जोश जोश में बिना किसी प्रिपरेशन के आ तो गए थे इस ट्रैक पर शुरू के 3-4 किलोमीटर में ही, जिसमें हम सिर्फ हिमट्रैक स्टेज से कसौल मार्केट तक चले थे, उसमें ही मुझे रियलाइज होने लग गया था कि शायद मैंने गलती कर दी। क्योंकि महीनों महीनों जब सिर्फ खाओगे और सोगे और एकदम से सो के उठ के ट्रैक पे निकल पड़ोगे तो और क्या ही होगा ना। कसौल मार्केट से आगे जाके आपको ओल्ड कसौल ब्रिज दिखेगा, जिसके साइड से ही एक कच्चा रास्ता जाता है ग्रहण विलेज की तरफ। आप चाहे तो यहाँ से वॉक करके भी जा सकते हैं या तो टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आप सोलो हैं तो कुछ 1000 से 1200 रुपए के प्राइस पे ये टैक्सी आपको एक पॉइंट पे छोड़ देगी, जहाँ से आपको ग्रहण विलेज तक वॉक करके जाना होगा। बट मोस्टली ये टैक्सी शेयर होती है, तो आपको और भी लोग मिल जाते हैं इस प्राइस को डिवाइड करने के लिए। ये टैक्सी ओल्ड ब्रिज से ग्रहण तक का रास्ता कवर करती है, जो बहुत ही सुंदर होता है और आपको ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ट्रेल एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर स्ट्रीम्स के नज़ारे दिखाता है। तो कुछ 8 से 9 किलोमीटर तक चलने के बाद फाइनली हम पहुंचे ग्रहण विलेज, जो कि कसौल के पास स्थित एक नॉन कमर्शियलाइज्ड हिपी टाउन है। यहाँ पे सिर्फ कुछ 50 घर और 350 लोग हैं, जिसकी वजह से ये काफी शांत और पीसफुल जगह है। यहाँ आपको अल्कोहल वगैरह कैरी करना स्ट्रिक्टली मना है, तो प्लीज ये चीज अवॉइड करना। यहाँ आपको लोकल्स के अलावा इजरायली लोग मिलेंगे एंड ऑल्सो यहाँ आपको इजरायली फूड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग अपने अपने टेंट्स में गए, फ्रेशन अप हुए, मैगी खाई एंड निकल पड़े ग्रहण विलेज को एक्सप्लोर करने। हमने इस विलेज के एंड तक इसको एक्सप्लोर किया एंड वापस आते टाइम हमने सैमीज कैफे में बैठ के पैनकेक्स खाए, जो कि काफी यमी थे। हमने इस ब्यूटीफुल मंदिर के नीचे काफी पिक्चर्स क्लिक करी इन क्यूट बच्चों से, इनका रैबिट लेके उसको काफी परेशान किया एंड इस वाटरफॉल के नीचे भी काफी वियर्ड पोजेस एंड वीडियोस बनाए। हालांकि मेरे न्यू स्ट्रेंजर फ्रेंड्स में से किसी को फोटोज एंड वीडियोस का इतना शौक नहीं था, बट क्योंकि वो मेरे साथ ट्रिप पे थे तो उनको भी ट्रिप के एंड तक मेरे फोटोज एंड वीडियोस वाला कीड़ा लग चुका था। तो रात में हमने डिनर एंड स्टार गेजिंग करी एंड देन सो गए।
नेक्स्ट डे हमने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया एंड निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था मिंथाज बेस कैंप। नॉट गonna lie, ग्रहण से मिंथाज वाली चढ़ाई सबसे थकावट वाली साबित हो सकती है अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि इसमें एकदम खड़ी चढ़ाई होती है जो जंगल और पहाड़ों से निकलते हुए पूरी होती है। प्लस इसका डिस्टेंस कुछ 8 किलोमीटर तक का होता है। एंड प्लीज आप बैग अच्छा वाला ही कैरी करना, जिसमें वाइड स्ट्रैप्स, हिप बेल्ट जैसे कई सारे फीचर्स हों जो वेट को आपकी बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करे। मैंने एक बहुत ही रैंडम सा हाइकिंग बैग उठा लिया था मार्केट से विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च, जिसकी वजह से मुझे पूरे रास्ते काफ़ी डिस्कम्फर्ट और शोल्डर पेन एक्सपीरियंस करने को मिला। एंड इस बैग में कुछ 15 किलोज तक का वेट था, विच मेड इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब अप, बट समहाउ आई मैनेज्ड। ग्रहण से मिंथाज बेस कैंप तक पहुंचने का लास्ट पार्ट थोड़ा रिस्की लग सकता है आपको, क्योंकि इसमें नीचे उतरना होता है पहाड़ से एंड रास्ता काफ़ी स्लिपरी होता है। इस दौरान अपने गाइड की इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉलो करें। देन फाइनली नीचे उतर के हम मिंथाज के बेस कैंप में पहुंचे, जो काफ़ी सुंदर था। चारों तरफ ग्रीनरी एंड बहुत सारे भेड़ बकरी। यहाँ आके आपको रियल सेंस में लगेगा कि आप किसी ऑफ बीट लोकेशन पे आए हो। देन हमने इन भेड़ बकरियों के साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाने का ट्राई तो किया, बट पता नहीं क्यों ये मेरे पास आते, मतलब मेरे उनके पास जाते ही दूर भागने लग रही थी। ये मेरा एरिया है। नॉट फ्रेंडली इनफ। ऑल्दो यहाँ पे भी हमने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स एंजॉय किए एंड देन लौट पड़े अपने अपने टेंट में। बाय द वे, टेंट से याद आया, इन सारे बेस कैंप्स में कोई टॉयलेट नहीं होता है, बट हाँ ड्राई पिट्स ज़रूर होते हैं जहाँ आपको पानी का इस्तेमाल करना मना होता है। सो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। रात में हम सबने खाना खाया एंड सो गए टू गेट रेडी फॉर आवर थर्ड डे। नाउ तीसरे दिन हम मिंथाज से निकले और जिस रास्ते से नीचे बेस कैंप तक आए थे उसी रास्ते से ऊपर नगारू की तरफ निकल पड़े। पर्सनली बताऊं तो ये वाला दिन सबसे इजी था मेरे लिए, क्योंकि डिस्टेंस भी कुछ 4 से 5 किलोमीटर तक का था और 2 दिन से ट्रैक करते करते मेरी बॉडी ने भी अच्छी एंड्योरेंस पकड़ ली थी। तो आई वॉज एबल टू ट्रैक फार बेटर देन दी अदर 2 डेज। इनफैक्ट एट टाइम्स मैं ग्रुप से इतना आगे निकल जा रही थी कि मेरे न्यूली मेड फ्रेंड्स शॉक थे कि एक स्प्राइट की बोतल पी के इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। एनीवे, मिंथाज से नगारू की चढ़ाई मोर लाइक रॉक क्लाइंबिंग जैसी होती है एंड क्योंकि आई लाइक रॉक क्लाइंबिंग आई वॉज एंजॉइंग द ट्रैक मच मोर ऑन दी थर्ड डे। अगेन कुछ 3 से 4 घंटे के बीच में हम पहुंच गए ये पीक पॉइंट, जहां हमने काफ़ी देर रेस्ट किया, पिक्चर्स खींची एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर पे बात की, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आपको नेटवर्क मिल जाएगा। क्योंकि सिर्फ मेरे फ़ोन में बैटरी थी तो मेरे पूरे ग्रुप के लोगों ने मेरे फ़ोन से अपने अपने घर पे कॉल लगाया और अपने घर वालों से बात की। तो यहाँ के व्यूज एंजॉय करने के बाद हम आगे बढ़े टुवर्ड्स द एक्चुअल नागारू बेस कैंप, जो बस थोड़ी ही दूर पे था। कैंप साइट पहुंच के अगेन हमने शाम के स्नैक्स खाए और इस अमेजिंग व्यू को एंजॉय किया रॉक स्टार के गाने लगा के। यहाँ से सनसेट देखना वर्थ इट था। सडनली सब लोग अपनी थकान भूल चुके थे और तमाशा के वेदवर्धन सहानी के मोड में जा चुके थे। फिर मैंने अलग अलग पोजीशंस पे पत्थरों के नीचे लेट के सबकी सनसेट पिक्चर्स ली एंड देन हम जल्दी ही डिनर करके अपने अपने टेंट्स में चले गए, क्योंकि हमें मिडनाइट 3 बजे उठ के 4 बजे से सरपास की चढ़ाई शुरू करनी थी। टचवुड हम ऐसे टाइम पे गए थे जब वेदर इतना ज़्यादा हार्श नहीं था। अदरवाइज हमारे गाइड ने तो हमें ये तक बताया था कि नागारू बेस कैंप पे कभी कभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हार्श चला जाता है कि एक बार तो तूफान में लोगों का टेंट, हुक्का सब कुछ उड़ गया था। आई नो, हुक्का सुन के मैं भी थोड़ा शॉक थी, बट होते हैं यार कुछ लोग शौकीन जो ट्रैक में भी हुक्का कैरी करते हैं। एनीवे, आप सबका मेन डाउट ये होगा कि क्या जून के महीने में बर्फ होती है या नहीं। द आंसर इज नागारू की चढ़ाई पे आपको बर्फ के सिर्फ पैचेस मिलेंगे, बट नेक्स्ट डे जब आप सरपास से नीचे की तरफ उतरते हो तब आपको काफी सारे स्नो कवर्ड रास्ते मिलेंगे फॉर श्योर। Also, my tent mate had this amazing heat pouch which was such a major relief नागारू के -डिग्री टेम्परेचर में। इसकी वजह से ही हम इतनी ठंड में थोड़ा आराम से सो पाए थे। अब नेक्स्ट डे जो कि हमारा 4th डे था, उस पे हमने खुद को गेयर अप किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की एंड निकल पड़े इस पहाड़ पे चढ़ने। 4th डे तक बॉडी काफी अकड़ जाती है, बट यू नीड टू समहाउ मेंटेन योर एंड्योरेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। छोटे स्टेप्स लो बट जस्ट डोंट स्टॉप। जैसे ही हम ये चढ़ाई कंप्लीट करके पीक पे पहुंचे, इट फेल्ट सो अनरियल। ब्यूटीफुल सनराइज के साथ चारों तरफ पहाड़ों का नजारा। आई रियली डोंट नो इसको वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करूं। दिस इज व्हाई पीपल चूज ट्रेकिंग। सारी थकान एक बारी में व्यूज देख के चली जाती है एंड देन यू फील लाइक कि इतनी मेहनत वाज टोटली वर्थ द व्यू।
यहाँ बैठ के हमने रेस्ट किया, कैमरे का थोड़ा इस्तेमाल किया, शुगर डाउन होने पे थोड़ा बहुत खा के खुद को बूस्ट किया और फिर फाइनली आगे बढ़ गए बिश्केरी ताज कैंप साइट की तरफ। इसके आगे से चढ़ाई कम होती है और डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो 12 से 14 किलोमीटर तक का ये रास्ता इतना लंबा नहीं लगता। हाँ, एक बात है कि ये रास्ता मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरिएबल नेचर का होता है। इन शॉर्ट काफी वेराइड रेंज के व्यूज आपको इस रास्ते पे देखने को मिलते हैं। कभी स्नो कवर्ड रास्ता तो कभी माउंटेन क्लाइंब, कभी स्ट्रेट डेसेंट तो कभी वाटर स्ट्रीम्स पास करना, कभी नैरो स्लैंट पैसेज तो कभी काफी सिंपल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता। सब एक्सपीरियंस करने को मिलता है आपको 4th डे पे। सिंस मैं स्नो पे पहली बार चल रही थी तो 4 से 5 बार तो मैं गिर पड़ी स्नो में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्यूज रिकॉर्ड करने के चक्कर में ही गिरी। तो ये गलती प्लीज आप मत करना। I mean, करो रिकॉर्ड बट बस गिरो मत, क्योंकि बहुत दर्द होता है। तो काफी चलने के बाद हम इस वाटर स्ट्रीम वाले पॉइंट पे पहुंचे, जहाँ पे थोड़ी ही दूर जाने पे तोश विलेज दिखता है। इसके बाद हम एक क्रूकेड सैंडी प्लस फॉरेस्टी काइंड रास्ते से नीचे बेस कैंप की तरफ उतरे, जो काफी सुंदर था। बेस कैंप पहुंच के हमने रेस्ट किया और हम रात में बॉनफायर करने का सोच ही रहे थे कि फिर बारिश हो गई। डैम ब्रो, क्यों? एंड सबसे आउटस्टैंडिंग बात ये कि मेरे जूते बाहर ही रखे थे, जिन पे मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, एंड अल्टीमेटली वो पूरे गीले हो गए। दिस वॉज द पीक टाइम व्हेन आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज मैं कैसे इतने गीले शूज में आगे की ट्रैकिंग करूंगी। बट देन एनीवे आई हेल्ड माई सेल्फ टुगेदर एंड हमने पूरी शाम टेंट के अंदर ही स्पेंड की, क्योंकि बारिश तो रुकी नहीं। तो नेक्स्ट डे हम सुबह उठे एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मेरे शूज सूख गए हों, अदरवाइज मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। बट tada! टू माई सरप्राइज शूज काफ़ी हद तक ड्राई हो गए थे एंड नाउ मैं अच्छे से अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकती थी। हश! वी गियर्ड अप अगेन एंड मूव टुवर्ड्स वर्शैनी। यहाँ से रास्ता वॉज फेयरली ईजी बिकॉज अगेन डिसेंट। डेंस फॉरेस्ट से होते हुए वाटर स्ट्रीम्स एंड पाइपलाइंस क्रॉस करते हुए वी रीच द ब्यूटीफुल, द अमेजिंग पुलगा विलेज, जो काफी प्यारा था। ऑनेस्टली 4 दिन पहाड़ों पे स्पेंड करने के बाद लोगों को देखना फेल्ट सो रिलैक्सिंग। बट एक मेजर ब्यूटी ये है कि जहाँ से आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट नाउ द विलेज हैज बीन क्रॉस्ड एंड यहाँ से अब हम ड्राइव के थ्रू वापस कसौल की तरफ बढ़ सकते हैं, ना 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 ना, आपको और काफी सारा चलना है, रोड क्रॉस करना है एंड एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके आपको टैक्सी मिलेगी। इन शॉर्ट टैक्सी विलेज के एकदम एंड होते ही आपको नहीं मिलने वाली। तो फाइनली हमने उस पॉइंट से टैक्सी ली और निकल पड़े कसौल की तरफ, जहां हमारा सरपास ट्रैक फाइनली कंप्लीट हुआ एंड हम सब ने लास्ट दिन साथ में खूब पार्टी करी टू सेलिब्रेट आवर ट्रैक टुगेदर एंड ऑल्सो हमारे ग्रुप मेंबर का बर्थडे भी। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर सरपास व्लॉग। I've tried to cover literally every specific detail here. बट एक चीज अभी बची है एंड आई नो आप सबको पता ही होगा कि वो क्या है, बजट डिटेल्स। तो मैंने अपना ट्रैवल बुक किया था थ्रू ट्रैवल ट्रूपर्स। मैंने लिटरली बहुत रिसर्च करी एंड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे अपना ट्रैवल पैकेज बुक करने के लिए, बट ट्रैवल ट्रूपर्स मुझे दिल्ली टू दिल्ली की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था अपने ट्रैवल पैकेज में, जहां बाकी सारे ट्रैवल पैकेजेस में मुझे दिल्ली टू दिल्ली की सर्विस नहीं मिल रही थी। मतलब मुझे खुद से दिल्ली से कसौल की बस लेनी पड़ती एंड देन कसौल पहुंच के मुझे ट्रैवल कंपनी एंड गाइड्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ता, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी क्योंकि दिल्ली से उस टाइम बसेस काफ़ी महंगी मिल रही थी। बट जो पैकेज मैंने लिया था उसमें जस्ट 2850 के एडिशनल कॉस्ट पे मुझे दिल्ली टू कसौल एंड कसौल टू दिल्ली की राउंड ट्रिप मिल रही थी। वहीं अगर मैं खुद से बस बुक करती तो मेरी राउंड ट्रिप आराम से 3000 और अबव जाती। अब आते हैं ट्रैक पैकेज पे, तो मुझे टोटल पैकेज पड़ा 6650 का, बट क्योंकि मैंने दिल्ली टू दिल्ली बस सर्विस इंक्लूड करके ये पैकेज लिया था मुझे टोटल पैकेज पड़ा कुछ 9500 का। उसके बाद मैंने वहाँ जाके कुछ ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स लिए, 1-2 दिन अपना स्टे एक्सटेंड किया, जिसकी वजह से 5 दिन का जो मेरा ट्रिप था वो ऑलमोस्ट 7 दिन का हो गया था। तो ऑल इन ऑल आप मान के चलिए कि पूरा ट्रिप आपका 12 से 14 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। एंड अगर आपको फुल ब्लोन स्नो ट्रैक का एक्सपीरियंस लेना है जो इससे ज़्यादा टफ होता है तो मेक श्योर कि आप मई टू अप्रैल के मंथ्स में ही जाओ, अदरवाइज आपको स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स नहीं मिलने वाले। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रैक ज़्यादा टफ ना हो और स्नो के सिर्फ पैचेस रहें जगह जगह पे, तो यू कैन चूज जून से जुलाई वाले मंथ्स। चलिए, तो ये था हमारे चैनल का फर्स्ट व्लॉग।
और हमारे सोलो ट्रैक की सारी नेसेसरी डिटेल्स। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। वापस आएंगे हम और भी कई सारी ट्रैवल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।